गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो सेट नंबर है 14 ज्योग्राफी का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। समीक्षा अधिकारी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी इन पदों के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज ये चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और इसमें साथ साथ जो है रिवीजन करते रहें, और उसके अलावा आप प्रैक्टिस जितना हो पाए उतना अधिक से अधिक करें, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, बाकी अपना जीएस जो है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, ये टॉपिक अपने रेडी रखें, ओके। लगातार इन पे काम करते रहिए और टेस्ट वगैरह हम आपको हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। और इन टेस्ट के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक। तो इन वीडियोस को अंत तक देखिए, इसमें काफी कुछ चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सीधे भाई। हाँ, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सुमेलित करना है इसको। नीचे दिए गए हैं यहाँ पे जल डमरू और इधर है आपके जलाशय, ठीक है। ये वाटर बॉडी हो गए जल डमरू। जल डमरू होते क्या है? जल डमरू बेसिकली स्ट्रेट कहते हैं इनको, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? स्ट्रेट। क्लियर? ओके। तो ये जल डमरू जो होते हैं, इनका काम क्या होता है बेसिकली? ये कैसे होते हैं देखिए, जो दो बड़े वाटर बॉडी होती है ना, यानी मान लो दो बड़े महासागर हो गए, सागर हो गए, उनके बीच में एक पतली सी ऐसी कोई वाटर बॉडी है ना, कोई एक ऐसी जल राशि जो इन दोनों को कनेक्ट करती हो, ये दो बड़े जल राशियों को कनेक्ट करती हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? जल डमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं। क्लियर है? ओके। ये स्ट्रेट दो सागरों या महासागरों को तो कनेक्ट करती है, साथ ही साथ दो बड़े लैंड मास को अलग करती है, ठीक है ना, स्थल खंडों को अलग भी करती है। क्लियर? तो ऐसी जो स्थला करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। तो ऐसे ही चार जल डमरू मध्य दिए गए हैं। इधर आपको सागर दिए गए कि किस सागर में ये अवस्थित है। तो चलिए इसको मैच करें हम लोग। नंबर फर्स्ट, हॉर्मुज जल डमरू। हॉर्मुज जो है जल संधि, इसको अगर हम देखें तो जो आपका फारस की खाड़ी है ना, और फारस की खाड़ी और उसके इधर आपको मिलेगा क्या? ओमान। ओमान हो गया, ये यहां पे ईरान हो गया, ओके। और ये है अंदर फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। और यहां पे है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ओके। ओमान की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी जो है, इसको फारस की खाड़ी से कनेक्ट करने का काम करता है ये जल डमरू, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉर्मुज जल डमरू, ठीक है। पहली चीज क्या हुई? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दूसरा पॉइंट, ये अलग किसको करता है? तो यहां पे देखिए कंट्री है ओमान, और ओमान को ईरान से अलग करने का काम करता है। क्लियर है? ओके। ये अंदर जो फारस की खाड़ी है ना, ये गल्फ कहते हैं इसको हम लोग। ये गल्फ में के बेसिस पे एक जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गठन किया गया था 1981 में, उसको कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है ना। ये भी आप अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इनके बारे में याद रखिएगा। जीसीसी, जिसमें कि टोटल 6 देश आते हैं आपके। कौन कौन से? ओमान हो गया आपका, ओमान, इसके बाद यूएई, सऊदी अरब, ओके, कतर, बहरीन और कुवैत, ओके। तो ये 6 देश जो हैं किसके अंदर शामिल है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के तहत ये आते हैं, ठीक है। ये 6 देशों का समूह है। और ये जो जीसीसी गल्फ कंट्रीज है ना, यहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा काम करते हैं। भारत की एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पे कार्य करती है। और वो लोग जो अपने इंडिया में जो पैसा भेजते हैं, ठीक है ना, अपने घर पे अपनी फैमिली को, उसको रेमिटेंस कहते हैं हम लोग। तो रेमिटेंस के मामले में भी इन देशों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। अगर हम रेमिटेंस की बात करें, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, उसके बाद चाइना, मैक्सिको वगैरह है, ओके। इसमें इंडिया सबसे ज्यादा यूएसए से प्राप्त करता है, और उसके बाद सेकंड नंबर आता है यूएई का आता है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं, इनका योगदान अगर हम टोटल देखें तो ये सबसे ज्यादा है रेमिटेंस के मामले में इंडिया के लिए, ठीक। तो ये था आपका गल्फ, और इसको कनेक्टिविटी दे रहा है गल्फ ऑफ ओमान, हॉर्मुज जल डमरू कहलाता है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा भाई? फारस की खाड़ी, दैट इज 4, ओके। बब अल मानदेव, ओके, जल डमरू मध्य। बब अल मानदेव जल डमरू मध्य जो है, नीचे आएंगे जब हम लोग, ये
इस अरेबियन पेनिनसुला के नीचे। तो यहां पे देखें, यहां पे आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका का ये वाला रीजन, यहां अगर हम देखें तो इधर हो गया रेड सी, ओके, और इस तरफ आपका क्या हो गया भाई, ये अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी को रेड सी से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, बबल मानदेव, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लाल सागर, इससे कनेक्टिविटी हो गई बबल मानदेव की। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और मलक्का जल डमरू जो है आपका, मलक्का जल डमरू आप कहां पे देखेंगे इसको, तो मलक्का जो है वो अंडमान सागर जो है, ठीक है, अंडमान सागर को, इधर अंडमान सागर, फिर यहां पे आपका मलय पेनिनसुला आ जाता है, यहां पे आपका सुमात्रा और जावा, ठीक है। तो अंडमान सागर को किससे, साउथ चाइना सी से, साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, मलक्का जल डमरू। क्लियर है। तो ये अंडमान सागर हो गया। और सुंडा जल डमरू जो है, सुंडा इधर नीचे आएंगे, यहां पे सुंडा ट्रेंच भी है। तो सुंडा जो है ये नीचे अगर हम देखें, इधर हो गया इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन हिंद महासागर, और ऊपर हो गया आपका जावा सी, जावा सागर। इंडियन ओशियन को जावा सागर से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, सुंडा जल डमरू। और ये अलग करता है किसको, सुमात्रा को जावा से। इधर है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, और इधर हो गया जावा, ये भी उसी का आइलैंड है। इन दोनों को सेपरेट करता है। क्लियर। तो सुंडा जल डमरू कहां हो गया भाई, ये जावा सागर का हो गया। ओके, तो इसको कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नंबर 4, 4 3 2 1, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, देखिए जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, गलत बात है ये। जो एलुवियल सॉइल है ना, ठीक है ना, इंडिया के अगर हम टोटल लैंड सरफेस पे देखें तो सबसे ज्यादा यही मृदाएं फैली हुई हैं, जिसमें अगर हम देखें गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां से लेके तटीय मैदानों तक के इलाके में ये देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो मुख्यतः इन मृदाओं का निर्माण या तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है, या जो सी वेव्स होती है ना, ओके, उनके द्वारा अपर्दन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में बनता है। तो ये मृदाएं जो होती हैं इनमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन हो गया, ह्यूमस हो गया, इनकी मात्रा कम होती है, ठीक है, जबकि पोटास की मात्रा इनमें अधिक होती है। पोटास की मात्रा इनमें अधिक होती है। क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसमें यूरिया वगैरह जो होता है अधिक प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो जलोढ़ मृदा, इस बारे में ध्यान रखिए। काली मिट्टी की बात कर रहे हैं, लौ और चूने से समृद्ध होती हैं, ओके, परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। सही बात है, उसमें आयरन वगैरह जो होता है, लाइम होता है, वो अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन उसमें नहीं होता, कम होता है मतलब। ओके, लैटेराइट मृदाएं जो है लौ और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है। लैटेराइट मिट्टी ये ऐसे क्षेत्रों में जहां पे तापमान और वर्षा ये दोनों अधिक होती है, जैसे हमारा साउथ इंडिया के रीजन है ना, तेलंगाना हो गया आपका, तमिलनाडु कर्नाटक हो गया, इन सब रीजन में आपको केरला हो गया, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे तापमान अधिक है, वर्षा भी अधिक होती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये निक्षालन प्रक्रिया होती है। निक्षालन में, लीचिंग में क्या होता है, जो मृदा में घुलनशील तत्व होते हैं वो घुल के पानी में नीचे चले जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें। ओके, तो ये इनकी क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है। लेकिन जो चीज नहीं घुल पाती, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या होते हैं, मृदा में ऊपर बने के बने रह जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ऊपर मृदा में अगर हम देखें तो इनकी तो अधिकता रहेगी और बाकी चीजों की इनकी कमी हो जाती है। क्लियर। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 आ करेक्ट। क्लियर है। ओके, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के अनुसंधान केंद्रों के संबंध में सही नहीं है। ओके, यहां पे कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आप ऐसे संस्थानों के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है ना, अनुसंधान संस्थाएं विकास के कार्यों में जो ये काम कर रही हैं, इन सबके, तो इनको आप इनकी लोकेशंस के साथ याद रखेंगे। क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता में स्थित है। ओके, इसमें ऑप्शन
ठीक है, इसमें सही नहीं है पूछा है ना, ठीक है। राजीव गांधी ऑप्शन के। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ठीक बात है। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। और वन उत्पादकता संस्थान रांची में स्थित है, ठीक है। तो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक है ये कोलकाता में, ये कोलकाता में नहीं है, ये कहां पर है भाई आपका, तो ये आपका पड़ेगा कहां पे भैया, केरला में आई थिंक। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा, आंसर इसका है विच वन, द 3 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, बाकी आपका बी सी डी ये सही है, ठीक है ना। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, क्लियर है। कहां पर, ये जोधपुर में, ये प्रयागराज, और ये आपका रांची में, ठीक है। ओके, तो ये संस्थाएं महत्वपूर्ण है, अगेन बता रहा हूं आपको, इनको रेडी रखिए अपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत में जल परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पे है, तो ये जल परिवहन निगम जो है इसकी बात करें हम, तो ये आपका कोलकाता, ओके, दिल्ली में नहीं है ये आपका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में भी एक ऐसे निगम आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेट पे देखेंगे, केरला तिरुवनंतपुरम। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ओके, का मुख्यालय नोएडा में है, बिल्कुल सही बात है ये, ओके। अंतर्देशीय जलमार्ग जो इनलैंड वाटरवे है उसके अथॉरिटी है इंडियन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, IWAI, इसका जो है मुख्यालय आपका नोएडा में हो गया। आगे हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ संचालन नेविगेशन संस्थान जो है ये कोलकाता में स्थित है। ये संस्थान जो है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, संस्थान, अंतरदेशीय नौ संचालन संस्थान जो है ये आपका पटना में है, ठीक है ना। ओके, तो अंतर इनलैंड वाटर बॉडी से कोई भी आ रहा है और उसमें संस्थान दिया तो सीधे पटना, आपका कोलकाता नहीं, ओके। बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है ये एग्जाम में। प्रथम राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग हल्दिया और प्रयागराज के बीच था, बिल्कुल सही बात है ये, ओके। जैसा कि आपको पता होगा, इनलैंड वाटर वे की बात करें तो इंडिया में इस समय टोटल कितने 111 वाटरवे है, नेशनल वाटरवे कहते हैं जिसको, राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग, ओके। कितने टोटल जलमार्ग है भाई, 111। स्टार्टिंग में कितने थे, 6 थे, बाद में इसको 2016 के बाद क्या किया गया, बढ़ा के 105 ऐड कर दिया, 111 हो गए, क्लियर है। जिसमें सबसे लंबा लगभग 1680 किलोमीटर जो है वो कौन है, हल्दिया से प्रयागराज, इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1, ये पहला है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी 5-6 जो है वो मैंने पीछे आपके प्रैक्टिस सेट में करा रखे हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक। तो आपका कौन सा सही हो गया, दूसरा और चौथा सही है और पहला और तीसरा गलत है, क्लियर है। तो 2-4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चले हम लोग, कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या होता है इसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए इसका मतलब क्या है, सिंपल सा इसका मतलब है कि जो हम ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से या जो हम आज प्रैक्टिस में यूज करते हैं खेती में, वो क्या है कि हम सिंथेटिक मैनमेड जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उनका यूज करते हैं, क्लियर है। इससे क्या होता है, हम लोग इन कीटनाशकों खरपतवारों को समाप्त करते हैं, साथ ही साथ हम मृदा की जो कमी होती है पोषक तत्वों की उनको बढ़ाने का काम करते हैं ताकि उत्पादकता बढ़ सके, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी खतरनाक होते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरनाक होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जब आ जाते हैं तो बायोमैग्निफिकेशन जैसी जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, उसके माध्यम से क्या होता है, ये पॉल्यूटेंट या टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं इनका कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में बढ़ता जाता है, ठीक है, ओके। तो ऐसे में अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा अच्छा उपाय है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते, यहां पे हम लोग जो प्लांट होते हैं, पौधे, और जो एनिमल्स हो गए उनके जो वेस्ट होते हैं ना, गोबर वगैरह, ये सारी चीजें, एनिमल के वेस्ट, उनको यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर, क्लियर है, पहली चीज। दूसरा, इसमें जो है फर्टिलाइजर, साथ ही साथ इसमें हम देखें ये जो क्रॉप्स होती हैं, इन क्रॉप्स को हम लोग इनका रोटेशन
बहुत अधिक होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने मान लो कोई फसल बोई गेहूं, उसके बाद आप क्या उसमें मटर वगैरह बो दीजिए, ठीक है, उससे क्या होगा कि मटर के जो पौधे होंगे वो नाइट्रोजन, उसमें आपको पता होगा जैसे एजेटोबैक्टर और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य करते हैं, तो वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके इस मृदा में उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की फिर अगली फसल जब हम बोएंगे तो उस फसल को नाइट्रोजन की ज्यादा कमी नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें और ऐसी फसलों को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो क्या करती है, डीप रूटेड होती हैं। तो वो क्या करेंगी, मिट्टी के काफी नीचे गहराई से वो पोषक तत्वों को लेंगी और अपने पत्तियों में जब ये पोषक तत्व उसके अंदर आ जाएंगे प्लांट्स में, तो उन पत्तियों के गिरने के बाद क्या होगा, ऊपर मृदा के ऊपर वाली परतों में वो पोषक तत्व अगेन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे पोषक तत्व जो मृदा की ऊपरी परत में आ जाते हैं, जो आगे आने वाली बोई जाने वाली फसल के लिए लाभदायक। तो इसमें अगर हम बात करें तो फसल चक्रण जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है ना, हम एक साथ 2-3 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमको वेट भी नहीं करना होगा और सबसे बड़ी बात, मृदा की उर्वरता जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ओके, लेकिन बस इसमें थोड़ी एक नेगेटिव चीज, ये नेगेटिव क्या, उसको एक ड्रॉबैक हम इस तरीके से देखें कि भाई ये कार्बनिक खेती जो होती है इसमें हालांकि प्रोडक्टिविटी जो होती है, उत्पादकता थोड़ी कम होती है। ठीक है, उत्पादकता माना जाता है लगभग 20 से 25% तक आपको कम मिलेगी, लेकिन ये एक सस्ती पहली चीज कि इसमें ज्यादा आपको फर्टिलाइजर्स पे खर्च नहीं करना है। ओके, किसानों को कोई ऐसे ज्यादा ओवर इरिगेशन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें कार्बनिक खेती में आपको सिंचाई भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं करनी पड़ती जितनी इन सब जो ट्रेडिशनली हम लोग ये सब करते हैं कि फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसमें करनी पड़ती है। ठीक है, ओके, तो ये सारी कुछ इसके बेनिफिट्स है और इसके यहाँ पे नेगेटिव चीजें भी मैंने बता दिया। थोड़ा सा नेगेटिव में क्या है, बस उत्पादकता एक तरीके से मान लें। पॉजिटिव इसकी काफी चीजें मिलेंगी, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, तो ये सारी चीजें अच्छी है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दिया, इसमें आनुवांशिकता है, रूपांतरित बीजों का उपयोग नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होती है उनका प्रयोग इसमें नहीं करते, बिकॉज ये बीज जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक तो अभी प्रूव नहीं हुआ है कि ये हाई प्रोडक्टिविटी देते भी है कि नहीं। ठीक है ना, रिसेंटली अभी केरला वगैरह ने ये विधानसभा ने ये पास करके भेजा भी है इस पे अपना कुछ प्रपोजल। तो इसमें क्या है, ये बीज जो होते हैं एक तो महंगे भी मिलेंगे क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट से दौर से गुजरे हैं तो इन पे खर्च हुआ है। साथ ही साथ इन पौधों को या इन क्रॉप्स में ये जो होंगे फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, या फिर ये हो सकते हैं ये पौधे जो होते हैं ये इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को या कीट जो होते हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन पौधों को साथ ही साथ वाटर यानी इरिगेशन, सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती, तो ऐसे में इनका उपयोग नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है। संश्लिष्ट पीड़कनाशी अथवा उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, यह भी सही बात है। इसमें न्यूनतम फसल चक्रण होता है, मैंने अभी बताया न्यूनतम नहीं होता, इसमें अधिकतम फसल चक्रण किया जा सकता है। एक साथ 2 या 3 फसलों को हम लोग कंटिन्यूटी रहती है इसमें उगाते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि भाई इसमें हम लोग जो पेड़ पौधे हैं ना, हम रेगुलरिटी उनकी ऐसी रखते हैं कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी ना हो। ठीक है ना, ओके, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पारिस्थितिकी संरक्षित पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही बात है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें ये वाला गलत है, बाकी और आपके सही है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना, अश्व अक्षांश भी कह सकते हैं इसको, एग्जाम में देते हैं अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, देखिए हॉर्स लैटिट्यूड क्या है आपका, अश्व अक्षांश, ये 0 डिग्री ओके, इसके ऊपर चले हम लोग यहां पर, तो लगभग 30 से 35 के बीच का, 30 से 35 के बीच, फिर यहां पे 45 से 65 के बीच, ओके, और यहां पे 90 डिग्री, ये हो गया आपका 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री। ये हो गया निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र, ये सब ट्रॉपिकल, सब पोलर रीजन जो है इसका लो प्रेशर, और ये हो गया पोलर रीजन हाई प्रेशर। ठीक है, यहां हाई प्रेशर, यहां पे आपका लो प्रेशर। अब देखिए यहां से जो हवाएं विषुवत रेखा से हवाएं जो ऊपर उठती हैं वो जब दोनों ओर फैलती है इधर, और यहां पे ठंडी होने के बाद वो नीचे बैठती, इसी प्रकार से यहां से उठने वाली हवाएं यहां नीचे बैठती। तो ये देख रहे हैं ठंडी हवाएं
हवाएं इस एरिया में आके नीचे बैठती हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। ठीक है, इस वायु दाब वाले क्षेत्र में क्या होता है, आसमान एकदम क्लियर होगा, हवाएं एकदम काम होंगी, शांत होंगी, ठीक है ना, और हवाएं ठंडी होने की वजह से जो नीचे बैठती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, जो पहले के समय में नाविक थे जो ट्रेड करते थे सी रूट से, तो उन लोगों ने इसको फील किया कि जब वो इस अक्षांशों के मध्य पहुंचते थे ना, इन अक्षांशों के मध्य, तो उनकी जहाज जो होते थे जिनमें बड़े बड़े पर्दे या पाल लगे होते थे जो हवाओं के माध्यम से ढकेले जाते थे आगे, तो उनमें क्या उनको फील हुआ कि वहां पे उनकी जहाजों पे वो फोर्स नहीं मिल रहा है और वो वायुमंडलीय दबाव ज्यादा लग रहा है और उनको क्षैतिज रूप से प्रवाह कम मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सिचुएशन में वो क्या करते थे, वहां पे जनरली जो एशिया से घोड़े वगैरह का निर्यात करते थे, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्रीज में, और तो वो लोग क्या करते थे, फिर अपनी जहाजों से उन घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, ठीक है, ताकि उनकी जहाज हल्की हो जाए और वो आगे बढ़ पाए। तो इसी कारण से इन अक्षांशों को क्या कहा गया, हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया, अक्षांश कहा गया। क्लियर है? तो ये कौन से अक्षांश है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र है, उन्हीं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य आपके पाए जाते हैं। क्लियर है? ओके, दोनों ही गोलार्धों में। ओके, आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किस एक में भूमध्य सागरीय प्रकार का जीवोम पाया जाता है? देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है, मुख्य रूप से जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, ओके, यानी अफ्रीका और उधर ऊपर यूरोप और उनके मध्य का जो क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। ओके, जैसे आपका इटली हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, ये सारे कंट्रीज भूमध्य सागर से लगे हुए जो भी है। तो इन कंट्रीज में क्या होता है, इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें, यहाँ जो समर होता है वो नॉर्मल समर होगा आपका, ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा, और साथ ही साथ जो विंटर होता है ना, विंटर भी यहाँ पे आपका एक हाई इंटेंसिटी वाला विंटर नहीं होगा। क्लियर है? यानी टेम्परेचर जो होगा थ्रू आउट द ईयर आपका एक नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, पहली बात। दूसरा चीज होता है यहाँ पे जो ये वर्षा होती है ना, यहाँ पे वर्षा मुख्य रूप से, सबसे मेन पॉइंट यही है, मुख्यतः यहाँ पे वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। ठीक है ना, ओनली शीत ऋतु में भी कहा जाता है कि यहाँ पे केवल वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में होती है। ओके, गर्मियों में यहाँ पे वर्षा नहीं, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब की पेटियां होती है ना, वो थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट करेंगी उत्तरी गोलार्ध में। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला जो रीजन है ना भूमध्य सागरीय जलवायु का, इस वाले में वो लगभग 30 से 45 डिग्री के मध्य ये वाला क्षेत्र पड़ता है, 30 से 45 डिग्री के मध्य। ओके, और महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे, सॉरी पश्चिमी किनारों पे, पश्चिमी किनारों पर महाद्वीपों के। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आ जाते हैं। किसकी? पछुआ पवनों के, जो वेस्टर्लीज होते हैं, पछुआ पवन। और वो पछुआ पवनें जब सागरीय क्षेत्रों से इन तटों की ओर बढ़ती हैं, यानी सागर से स्थल की ओर बढ़ती है, तो अपने साथ नमी की कुछ मात्रा इन क्षेत्रों में पहुंचाती है, जिसकी वजह से वर्षा होती है कब? शीत ऋतु में। क्लियर है? तो इस कारण क्या होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा हमको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कंट्रीज है कहां पे मिलेगा, तो देखिए इसमें जो चिली की लोकेशन है ना, वो उसी अक्षांश के मध्य है और महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर है। ठीक है ना, जबकि ये केन्या देखें तो केन्या जो है वो पूर्वी किनारे पर, अर्जेंटीना पूर्वी किनारे पर, और बोलीविया जो है, बोलीविया आपका अंदर हो गया, बोलीविया पेरू के बाद आपका बोलीविया अंदर पड़ जाएगा। तो हम इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चिली, जहां पे आपका भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है, जबकि बोलीविया का अक्षांश भी अलग है। ओके, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। चिली इज द करेक्ट आंसर, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे ये आपकी कंट्री है। ओके, आगे बढ़े। कैक्टस के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पत्ते लघुकृत होकर कंटक रह जाते हैं और तना प्रकाश संश्लेषण करता है। देखिए कैक्टस जो है ये आपका मरुद्भिद पौधा है, मरुद्भिद पौधा है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं ज़ैरोफाइट।
प्लांट। ओके, ये ऐसे पौधे होते हैं जो शुष्क और ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, मृदा में नमी की मात्रा कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, और टेम्परेचर इन क्षेत्रों में बहुत हाई रहता है, तो वहां पे क्या होगा भाई, वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत अधिक होगी। तो अगर इन पेड़ पौधों के पास अपनी पत्तियां होंगी तो वो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, मर जाएंगे। तो इसलिए प्रकृति ने इनकी पत्तियों को धीरे धीरे क्या किया, वो कांटों के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब कांटे हो गए पतले पतले, तो उनसे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम हो जाएगी, पहली चीज। और बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, जो इवेपोरेशन है वो अपने तनों के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो तने जो है यहाँ पे मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे, और इसी वजह से ये अपने अंदर जो होता है वो अधिक मात्रा में जल का संचय कर पाते हैं, और लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं। क्लियर है इन क्षेत्रों में। तो ये जो पत्ते हैं लघुकृत हो गए, कंटक रह जाते हैं, सही बात है। और तना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्लियर है। तो ऐसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, बबूल के तो पेड़ थोड़े बड़े होंगे लेकिन उसमें पत्तियां जो होती हैं वो कांटेदार होती है, नागफनी वगैरह ये सब। तो इसके ये एग्जाम्पल हो जाएंगे ज़ेरोफाइटिक प्लांट की। क्लियर है। आगे बढ़े, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जैव विविधता, जाति समृद्ध और उच्च श्रेणी की स्थानिकता जैव विविधता के प्रमुख स्थलों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है। बिल्कुल सही बात है। ओके, यहाँ पे हम वेरिएशन देखेंगे। ठीक है ना। ओके, किसी भी प्लेस पे जातियों में कितनी डिफरेंस मतलब वेरिएशन है। ओके, तो जाति विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतम होती है और नीचे ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो हमको पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं आपको डेवलप होते हुए मिलेंगे। क्लियर है। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, इनकी संख्या में क्या आती है, चेंजेस आने लगता है, कमी होती जाती है, तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थाने और इन सिटू और एक्स सिटू पर स्थाने भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैव विविधता जो होता है इसका कंजर्वेशन के दो मेथड है। एक को कहते हैं हम लोग इन सिटू, एक को कहते हैं इन सिटू, और दूसरा होता है एक्स सीटू। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है वो बेसिकली ये उन्हीं के हैबिटेट में उन्हीं के आवास में, यानी जहां वो रहते हैं ना, उन्हीं के आवास में उनको प्रोटेक्शन देना, कंजर्व करना, क्या कहलाएगा, इन सिटू। जबकि उनको एक्स सिटू में क्या होता है, उनके आवास से ले जाके कहीं और पे, ठीक है, हो सकता है उनके आवास का क्षरण हो गया हो, कोई कमी हो गई हो, जो भी रीजन रहा हो, तो उनको उनके हैबिटेट से निकाल के कहीं दूसरी जगह दूसरे स्थान पर ले जाकर जब उनको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स सिटू। जैसे फॉर एग्जांपल जीन बैंक, ओके, सीड बैंक, और हम लोग बॉटनिकल गार्डन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बॉटनिकल चिड़ियाघर वगैरह, बॉटनिकल गार्डन हो गया। ठीक है ना, इसका याद रखिएगा, एग्जाम में दे सकते हैं इसको। ओके, एक्वेरियम वगैरह होता है जो हम लोग घरों में रखते हैं, वो सब क्या हो गए, एक्स सिटू। इन सिटू में क्या होता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया आपका, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर, ओके, जो हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, रिजर्व हो गया। तो ये सब इन सिटू कंजर्वेशन में आता है। क्लियर है। तो यही इसमें बोला है कि इससे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या हो गया भाई, अधिकतम होती है, नीचे ध्रुवों की, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर है, तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, यहाँ पे भू आकृतियां दी गई हैं, यहाँ पे अभिलक्षण दिए गए। ठीक है, तो ये देखिए लैंडफॉर्म्स जो है हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड है कि पृथ्वी पे पाई जाने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां। तो विभिन्न कारक होते हैं, जैसे पवन हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है ना, और आपका नदी जल में बेसिकली रनिंग वाटर हो गया, सागरीय तरंगे हो गई। ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या होता है, ग्लेशियर वगैरह भी आते हैं, इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियां बनती हैं हमारे स्थलखंड पे। तो वो टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सॉरी। तो यहां पे देखिए भौम जल, ग्राउंड वाटर,
ग्राउंड वाटर जल जो है इससे क्या निर्माण होता है, तो ग्राउंड वाटर से बनता है लेपीज। ओके, लेपीज बेसिकली क्या होते हैं, ये कास्ट क्षेत्रों में, कास्ट क्षेत्र जो होते हैं ना, ओके, यानी ऐसे क्षेत्र जो चूना पत्थर समृद्ध होते हैं, चूना पत्थर से समृद्ध होते हैं, तो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इन चट्टानों से ये जल पहुंचता है ना, टच होता है, तो क्या होता है कि चूना पत्थर से जो चूना होता है, वो सॉफ्ट रॉक होता है, वो घुल जाता है, ठीक है ना, डिसॉल्व हो गया, और जो आपका हार्ड रॉक है वो बचा रह जाता है। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां, गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ओके, और भूमि के अंदर अगर हम बात करें, स्टैलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जैसी आकृतियां बनती है, स्टेलेग्माइट जैसी आकृतियां। स्टेलेक्टाइट जो होता है ये इस तरीके से भूमि के नीचे जो गुफाएं ऐसी बन जाती हैं, अंदर कंदराएं, उसमें इस तरीके छत के ऊपर से सीलिंग से लटके रहते हैं, उसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट, और जो ग्राउंड से होके ऊपर उठते हैं उनको कहते हैं स्टेलेग्माइट, ठीक है ना। तो ये सब आकृतियां आपकी क्या कहलाती हैं, बेसिकली लेपीज कहलाती है ऐसे। तो भौम जल की वजह से ये निर्मित हो सकते हैं। प्रवाही जल जो होता है, रनिंग वाटर, उसके माध्यम से क्या बनता है, तो उसमें देखिए रनिंग वाटर जब प्रवाहित हो रहा है, यानी नदी की बात कर रहे हैं बेसिकली हम, तो नदियों से जो जलप्रपात होके यानी पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा भाई, यहां से मान लो रिवर आ रही है और ये नीचे पानी यहां गिर रहा है, तो वो पानी नीचे कंटिन्यू जब फोर्स लगाता है ना, टक्कर, तो उसकी वजह से यहां पे गहरे गर्त बन जाते हैं इस तरीके से, और उसके अंदर जो अवसाद होते हैं वो कंटिन्यू रोटेट करते रहते हैं, जिससे गहराई इसकी और ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो इसकी वजह से यहां पे एक तरीके का एक कुंड बन जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लंज पूल, प्लंज पूल कहते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे पानी बहुत तेजी से रोटेट होता रहता है, और उसके साथ अवसाद जो पत्थर बजरी कंकड़ ये होते हैं वो भी रोटेट, वो कंटिन्यू चट्टानों को घिसते रहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, और भी गहरा करते जाते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, प्रपात कुंड। प्रपात यानी जलप्रपात से ये वर्ड लिया गया, और कुंड प्लंज पूल कहते हैं, प्रपात कुंड। तो ये हो गया। हिमनद जो होते हैं, हिमनद में आपका क्या है भाई, हॉर्न। हॉर्न जो होता है ये इन्हीं हिमनद ग्लेशियर्स के माध्यम से बनाया जाता है। ये जो कोई ऐसे ऊंचे पर्वत टाइप के हैं, उनको तीन ओर से क्या करते हैं, एक इधर हो गया, एक बैक साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, तीन ओर से इरोड कर देते हैं, ठीक है ना। और इरोजन की वजह से ऐसे तीन ओर से इरोडेड एक आकृति मिल जाएगी आपको, उसी को हम लोग हॉर्न कहते हैं। क्लियर है। तो इन हॉर्न का निर्माण भी हिमनद ग्लेशियर कर रहे हैं आपका। और पवन जो होती है, तो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवने जब सिंपल प्लेन मैदानों से होके, यानी प्लेन उस डेजर्ट एरिया से होके गुजरती है, तो वो कहीं पे वो डिप्रेशन क्रिएट कर देती हैं उसी समतल पे, और इस तरीके के गहरे गर्त टाइप का बना देती है। यहां से बालू के कणों को उठाकर ले जाती है, आगे कहीं निक्षेप। अब ये जो गहरे डिप्रेशन बने हैं ना, इसमें वर्षा का जल जब संचित हो जाता है, तो यहीं पे एक झील बन जाती है, अस्थायी झील, जिसको हम लोग प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्लाया। तो ये एक प्रकार की झील भी है जो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, पवनों के अपर्दन से बनती है, ठीक है। तो ये हो गए आपकी आकृतियां, इनको आप मैच कर सकते हैं। 4 1 2 3। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दर्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम, यानी पश्चिम से पूरब की ओर चलना है। देखिए जेलेपला, जेलेपला जो है, मैं यहां पे आपको बना दूं थोड़ा सा, ठीक है भाई। यहां पे देखिए जेलेपला, तो ये सिक्किम दिख रहा है आपको, सिक्किम। सिक्किम में दो दर्रे हैं, ऊपर की ओर है नाथुला और नीचे की ओर है जेलेपला, ठीक है। तो यहां पे हो गया जेलेपला जो है बेसिकली आपका सिक्किम को, तिब्बत को आपको चुंबी घाटी से होकर गुजर रहा है। यहीं पे चुंबी घाटी है आपका, जहां पे तिब्बत, सिक्किम और भूटान वाला एरिया है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तिब्बत से, जो तिब्बत चाइना ऑटोनोमस बॉडी है उसकी, उससे कनेक्ट कर रहा है सिक्किम को। तो जेलेपला हो गए हैं सिक्किम में। बोमडिला दर्रा देखें, बोमडिला देखें यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे भूटान है, और इसके बाद इधर देखें हम लोग इंडिया का ये वाला रीजन जिसमें अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ेगा आपका बोमडिला दर्रा। और यहाँ पे ऊपर देखें अरुणाचल प्रदेश के एकदम टॉप पे यहाँ पे एक और दर्रा है, इसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ही कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो जेलेपला यहां हो गया, बोमडिला इधर हो गया। बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा यहां पे देखें तो जो पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल लघु हिमालय की जो श्रेणी है पीर पंजाल, उसमें ये सिचुएटेड है। ये बेसिकली जो
कश्मीर वैली है ना, उसको रेस्ट ऑफ इधर लद्दाख और कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से, ये कह सकते हैं हम लोग श्रीनगर को लेह से जोड़ने का भी ये काम करता है, बनिहाल दर्रा। क्लियर है? किसमें है ये? आपका पीर पंजाल रेंज में है। ओके, तो बेसिकली आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। और भाई अगला कौन सा है? लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा जो है ये भी आपका इधर देखिए, ये जास्कर रेंज में पड़ जाएगा, आपका जास्कर रेंज में। और लिपू लेक दर्रा जो है ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड वहां पर है, उत्तराखंड। और इसके साइड में ही आप देखेंगे लिपू लेक दर्रा जो है, इस दर्रे का यूज जो होता है यहां से कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए, जो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है ना, इस दर्रे का बहुत यूज किया जाता है। तो यहीं से होके लोग यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे नेपाल मिलेगा, ऊपर आपका तिब्बत मिलेगा। ठीक है, काला पानी वगैरह जो है वो इसी दर्रे के पास में ही है। ओके, तो डिस्प्यूटेड एरिया है ये सब, तो इनको ध्यान रखें। तो क्रम क्या हो गया भाई? सबसे पहले बनिहाल, ओके ओके, बनिहाल दर्रा जो है ये नेशनल हाईवे जो है आपका NH-44, वो भी इसी से पास होता है। इसमें जवाहर टनल भी है, आप ध्यान रखेंगे इन सबको। तो सबसे पहले बनिहाल हो गया, उसके बाद लिपू लेक हो गया, फिर भाई आपका जेलेपला हो गया, एंड देन हो गया आपका बोमडिला। 4 3 1 2, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। टाइम कम है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो सिंपल सा, पारसनाथ जो है वहां की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ये है आपका झारखंड में पड़ेगा, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जो है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में ये पारसनाथ जो है ये आपका पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ओके, धूपगढ़ किसकी है भाई? ये सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक हो गई, सतपुड़ा की। ओके, पंचमढ़ी भी इसी सतपुड़ा रेंज का ही एक पर्वत है। महाबलेश्वर आपको पता है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में, यहां से आपकी कृष्णा कोयना जैसी प्रमुख नदियां निकलती हैं। ठीक है ना? ओके, इसी महाबलेश्वर पर्वत जो कि वेस्टर्न घाट का पर्वत है। ठीक, ओके, तो ये सारे पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उक्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। बिल्कुल सही बात। देखो, जो वेस्टर्न ये वाला जो रीजन है ना, ओके, जब इंडिया ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की बात करें, तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करें, वैगनर ने जो दिया था, उन्होंने बताया कि जब ये मूव कर रहे थे ना आगे, तो उस दौरान क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, यानी ये जो दक्कन का पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार, इसका विकास हुआ क्रिटेशियस टाइम पीरियड में। और क्रिटेशियस काल में जब ये डेवलप हुए, बाद में इसी दक्कन के पठार का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये टूट के किसमें, अरब सागर में गिर जाता है। और इसका जो कगार है, मान लो ये कभी ऐसे था इस तरीके से, इसका ये वाला हिस्सा टूट के अलग हो गया, तो इसका ये पश्चिमी कगार है, एक तरीके से खड़ी ढाल एकदम बन गया, जिसको हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में जानते हैं। तो वास्तविक रूप से ये एक वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि एक तरीके से हम कहें जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसका एक पश्चिमी खड़ा ढाल है, कगार है, जिसका कुछ हिस्सा टूट के अरब सागर में गिर गया। ठीक है ना? तो इसको इसीलिए हम लोग ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी इनको जानते हैं, ब्लॉक माउंटेन है। तो ये वास्तविक पर्वत नहीं है, क्योंकि ये इसका जो कगार का पश्चिमी घाट का प्रायद्वीपीय पठार का एक पश्चिमी हिस्सा है बेसिकली। तो ये आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इस पश्चिमी घाट के बारे में आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग, वेस्टर्न घाट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, धौलाधर और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। तो धौलाधर और जो पीर पंजाल है, देखिए आपका सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां। काराकोरम सबसे ऊपर, मैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में बता रहा हूं, काराकोरम। ओके, फिर है आपका लद्दाख, उसके बाद है आपका जास्कर। ओके, ये हो गए ट्रांस की। इसके बाद कौन आता है ट्रांस हिमालय के बाद? ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय, जिसको हम लोग कहते हैं महान हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय। ओके, और ग्रेट हिमालय के बाद आता है लेसर हिमालय। इसकी जो श्रेणियां हैं, 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? पीर पंजाल। ओके, और दूसरी हो गई धौलाधर। ओके, इसके बाद आ जाएगा लेसर के बाद शिवालिक। ठीक है भाई, तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो इसमें पूछा है धौलाधर पीर पंजाल किसकी श्रेणी है, तो ये हो गई आपकी लघु हिमालय की श्रेणियां। क्लियर? ओके, आगे बढ़े हम लोग। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में इनको लगाओ। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ओके,
थालघाट, घोरघाट, पालघाट, ये दर्रे हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, जिसमें अगर हम बात करें सबसे उत्तर में इन तीनों में से कौन है, तो सबसे उत्तर में है थालघाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। ओके, ये सब सहाद्री के दर्रे हैं, ठीक है ना, पश्चिमी घाट के दर्रे। तो थालघाट दर्रा की अगर हम बात करें, ये जोड़ता है जो मुंबई है ना, मुंबई को नासिक से कनेक्टिविटी देता है। नासिक रोड जो है वो इसी दर्रे से होके जाता है, थालघाट दर्रा। क्लियर है। इसके बाद इसके दक्षिण में आता है भोरघाट, भोरघाट दर्रा। ओके, भोरघाट जो है मुंबई को, ये किससे, पुणे सिटी से जो कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। तो ये हो गया भोरघाट दर्रा। और इससे नीचे जो है वो है पालघाट दर्रा। पालघाट, इसको हम लोग पलक्कड़ भी कहते हैं, पलक्कड़ गैप या दर्रा, ठीक है ना। ये कहां पे है, ये देखिए पलक्कड़ घाट या पालघाट जो दर्रा है, इसके ऊपर तो है नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत, नीलगिरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जो पालघाट दर्रा है उसके नॉर्थ में है नीलगिरी और साउथ में है अन्नामलाई अन्नामलई रेंज। ओके, अन्नामलई की ही सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई, आपका अनाई मुड़ी, जो कि साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 2695 मीटर हाइट है उसकी कुछ ऐसे। तो आगे देखिए इसमें हम लोग, ये पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा जो है बेसिकली ये कोयंबटूर को पलक्कड़ से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये केरला और तमिलनाडु के बीच में सिचुएटेड है। तो इनकी लोकेशन क्या हो गई, सबसे ऊपर तालघाट, भोरघाट और पालघाट। तो थाल, भोर, पाल, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। क्लियर है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। मिकीर पहाड़ियां किस राज्य में है। तो नॉर्थ ईस्ट की जब बात करें हम लोग, तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए यहां पे आपका ये मेघालय हो गया, ये आपका इधर असम वाला रीजन हो गया, ठीक है ना। असम में इधर देखें, असम थोड़ा सा इधर आके मिलेगा, ठीक। यहाँ पे त्रिपुरा हो गया। यहाँ पे देखिए मेघालय है, मेघालय में 3 गारो, खासी, जयंतिया ऐसे श्रेणी है। ओके, जो कि ये शिलोंग पठार का भाग है। ओके, और इसके आगे चले हम लोग, ये है हमारा असम। असम में यहाँ पे पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम क्या है, मिकीर। ओके, जबकि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे देखिए डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी, पटकाई बोम, ठीक है। कौन कौन से, डाफला, अभोर, ये हो गया, ये हो गया दूसरा मिरी। देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये मिकीर है, मिकीर है और ये मिरी है, ठीक है ना। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मिकीर असम, मिरी अरुणाचल प्रदेश, मिरी, मिश्मी, मिश्मी, और यहां पे पटकाई, पटकाई बोम। ओके, तो ये हो गए हमारे अरुणाचल प्रदेश की श्रेणियां। फिर इसके बाद नागा, मिजो, ठीक है ना, ये सब श्रेणियां आ जाएंगी। और मेघालय की हो गई, असम की प्रमुख श्रेणी मिकीर रेंज। तो ये किस में आ जाएगा, आपका असम का। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित करना है किसको, ये घाटी दी गई है, ये राज्य दिया गया। देखिए मरखा वैली, मरखा वैली जो है आपका मुख्य रूप से जो लद्दाख का एरिया है ना, लद्दाख, वहां पे मरखा रिवर जो है, मरखा नदी है, एक नदी है। और ये किसकी सहायक है, ये जास्कर नदी की सहायक है, जास्कर नदी। और जास्कर किसकी सहायक है, तो जास्कर है ये सिंधु नदी की सहायक, इंडस रिवर की। ओके, तो मरखा नदी उसी ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है आपका। तो ये कहां पड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर दिया है इसमें, जम्मू कश्मीर पहले ये हिस्सा था, यहाँ पे लद्दाख बेसिकली लगाए हम लोग, तो करेक्ट होगा, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। ओके, मरखा वैली। ओके, नेक्स्ट चले जुकू घाटी। जुकू घाटी जो है ये नागालैंड और मणिपुर का है, ठीक है ना। तो मणिपुर और नागालैंड में ये फैला हुआ है आपका जुकू घाटी। और सांगला घाटी जो है, सांगला घाटी देखें तो सांगला बेसिकली आपका कहां हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया, हिमाचल प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है ना। हाँ, नागौर नहीं कहेंगे उसको, क्या कहते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का, वहां पर ये है। और ये जो सांगला घाटी है ना, यही एरिया, ठीक है, बेसिकली यहां हिमाचल प्रदेश और उधर आगे आ जाएगा आपका चाइना तिब्बत, ठीक है, उनके बीच में सिचुएटेड है। तो सांगला घाटी हो गया एचपी, और युथांग घाटी, युथांग वैली जो हो गया, ये हो गया आपका सिक्किम में। क्लियर है। तो ये हो गए आपके वैलीज महत्वपूर्ण, इनके लोकेशन आप ध्यान कर सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, 3, 4 एंड 2, 1, 3, 4, 2, 1, दैट इज डी। क्लियर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की पूछा है सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो गया कौन सी आपकी, अनाई मोड़ी। ओके, अनाई मोड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है। जबकि दोदा बेटा जो है ना, ये नीलगिरी की चोटी है, किसकी,
नीलगिरी की चोटी है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत की। और टॉप फर्स्ट पे कौन है आपका? अनाईमुड़ी, जो कि किसकी चोटी है? ये अन्नामलाई पर्वत की है, अन्नामलई पर्वत की है। क्लियर है? ओके, दक्षिण भारत में ऐसे आएंगे, ऊपर यहाँ पे नीलगिरी पड़ेगा, ठीक है। नीलगिरी के बाद आपका ये अन्नामलाई जो हो गया, अन्नामलाई की अनाईमुड़ी हो गया, फिर कार्डमम हिल्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देखेंगे इनकी लोकेशन। ओके, धूपगढ़ आपका महेंद्रगिरी वहां पर हो गया, और धूपगढ़ जो हो गया आपका सतपुड़ा हो गया। क्लियर है? तो अनाईमुड़ी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलते हैं, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय कौन सा पड़ता है? तो देखिए, हिमालय को इन नदियों के द्वारा विभाजित अगर किया जाए तो हिमालय का ये वाला हिस्सा जो, एक मिनट, हाँ यहां देखें, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु, ठीक है, जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जा रही है। यहां से एक नदी आ रही है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसका नाम है सतलज। ओके, ये सिंधु हो गई और ये हो गई आपकी सतलज, सतलज। ओके, यहां पे एक नदी और आ रही है, इसका नाम है, जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है, इसका नाम है काली। और यहां सिक्किम से होते हुए एक नदी एंटर कर रही है, इसका नाम है तिस्ता। और अरुणाचल प्रदेश सियांग दर्रे के पास से हो रही के आ रही है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ओके, अब देखिए, इसमें इसमें पूछा है कि काली और तिस्ता, तो मैं सभी के नाम बता दे रहा हूं। सिंधु, ध्यान से सुनिएगा इसको, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय, इसको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय, ठीक है। ये पंजाब हिमालय सिंधु सतलज का हो गया। सतलज और काली, सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय, ये हो गया कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता नदी जो है, इसके बीच का हिमालय हो गया नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय हो गया, इसको कहते हैं हम लोग असम हिमालय। तो काली और तिस्ता के बीच का कौन सा हिमालय हो गया? ये नेपाल हिमालय इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, आगे लास्ट क्वेश्चन हम लोग 20 पे, प्लाया झील का उदाहरण है। मैंने अभी बताया था, पवनों के अपर्दन से बनती है, पवनों के अपर्दन से बनती है, अपर्दन। और किस एरिया में? जो शुष्क अर्धशुष्क एरिया है, मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो इसके द्वारा बनती है। तो यहाँ पे एक तरीके का स्थलीय डिप्रेशन है, गर्त टाइप का बनता है, जिससे इस गर्त में पानी के इकट्ठा होने से क्या होती है? अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। ये अस्थायी झीलें जो होती हैं, जब सूख जाती हैं, तो इसमें जो लवण की मात्रा होती है, यही तली पे मिलती है आपको, तो इनकी लवणता, खारापन बहुत अधिक होता है, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में। तो प्लाया झील जो है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डीडवाना लेक, ठीक है ना। ओके, तो डीडवाना लेक इसी तरीके का एक इसका एग्जाम्पल हो गया, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। ओके, चले, तो ये थे भाई आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनके आंसर की ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको इसमें कुछ चीजें काफी आपको जानने के लिए मिला होगा, ठीक है। और जो भी आपको इसमें नोट करने वाली बात लग रही है, उनको नोट करके रखें अपना, ठीक है। और रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में, ओके, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।